तो मैंने आपको ये बता दिया था कि मजदूरी भुगतान अधिनियम क्या होता है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी थी, ये सारा कुछ बताने के बाद मैं आगे लेके चला हूँ आज आपको यहाँ इसी क्रम में। तो आइए दोस्तों बैक टू बैक शानदार तरीके से आपको यहाँ पर क्लास लीजिएगा। चलिए मैं बात करता हूँ इसी सेशन के तहत। तो यहाँ पर लिखिएगा मजदूरी भुगतान अधिनियम। तो लिखिएगा मजदूरी भुगतान अधिनियम क्या है, यहाँ पर लिखिएगा। अजय दोस्तों मैंने आपको कल बता दिया था ऑलरेडी। लिखिएगा आज मजदूरी, इसकी दूसरी क्लास है, अरवे से छठी है। मजदूरी भुगतान अधिनियम मजदूरी भुगतान अधिनियम किसे कहते हैं? हाँ आप समझिएगा इसको। मजदूरी भुगतान अधिनियम का उपनाम भी है कोई? हाँ है, क्यों नहीं है भैया, बिल्कुल उपनाम है। आप देखोगे तो इसका उपनाम जरूर देखने को मिलेगा। तो मजदूरी भुगतान का जो उपनाम भी है। आप कहोगे सर कौन सा उपनाम है, तो लीजिए आइए, इसको मैंने कल भी बताया था। मजदूरी संदाय नियम या कानून के नाम से भी जाना जाता है। इसमें एक और बात बताऊं आपको, यहाँ दूसरे नंबर पे तो एक और इसका नाम है वेतन भुगतान अधिनियम नियम। ठीक है, तो ये जो है लागू जब हुआ तो आपको याद होगा, नहीं है तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि दोस्तों ये लागू जब हुआ तो यहाँ पर कब की बात है, लागू। और लागू की स्थिति आपको यहाँ पर होना चाहिए, नहीं है तो मैं बता दूं 23 को। कब हुआ था? 23 अप्रैल 1936 को। ये वैसे मैंने आपको बता दिया था, यहाँ तक मैं पढ़ा चुका हूँ। आज मैं इसके बारे में जो आपको बताने जा रहा हूँ वो आगे बात करेंगे। ठीक है, इसका क्या उद्देश्य था, इन सभी चीज़ों को लेकर के मैं परिचर्चा आपसे कर चुका हूँ बहुत ही विस्तार से। अब मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि आगे क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ, क्या क्या चीज़ें होगी। तो इसको बैक टू बैक आप देखते जाएगा और शेयर भी करते जाए प्यारे दोस्तों। हाँ बिल्कुल शानदार तरीके से आप यहाँ पर शेयर कीजिएगा, आपको कोई भी तकलीफ यहाँ नहीं होगी। ठीक है, चलिए मैं बात करता हूँ यहाँ पर। अब आपसे देखिएगा, ये जो है उपनाम तो मैंने बता दिया, यहाँ पर आपको ये भी बता दिया, लेकिन आज जो है कुछ बिंदु यहाँ पर बता रहा हूँ कि मजदूरी से संबंधित जो क्या है, मजदूरी भुगतान से संबंधित जो क्या है एक उपबद्ध है। तो इस अधिनियम से संबंधित कुछ उपबद्ध है, उन उपबद्धों के बारे में आप पहले सुन लीजिएगा। आप क्या चाहते हो कि ये उपबद्ध आपको लिखा दूँ? बिल्कुल, यहाँ पर जितने भी उपबद्ध है इसके उपबद्ध, ठीक है, तो यहाँ पर उपबद्ध जो भी है बंद। ठीक है, तो यहाँ इन सभी को आपको ध्यान रखना है कि क्या होगा। लीजिए, तो ये सारे के सारे आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इसी को लेकर के मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि कितने इसके लिए जो है आपके यहाँ पर जो है मजदूरी भुगतान के लिए रिलेटेड जो कंडीशंस है, उपबद्ध को यहाँ पर आप कंडीशन कह सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है आपको यहाँ नहीं है। अब आइए दोस्तों आगे बात करते हैं। हाँ ठीक है, देखिए यहाँ पर बात बताता हूँ, ये उपबद्ध आपको मैंने बता दिया। तो रिलेटेड जो कंडीशन है इसमें मैं पहला नंबर का आपको बता दूं कि इसमें जो है मजदूरी की तय सीमा, मजदूरी जो भी की है उसकी जो है एक सीमा निर्धारित करनी पड़ेगी कि भाई महीने में आपको इतना पेमेंट मिलेगा, पहली बात। तो वेतन कितना मिलेगा इसका निर्धारण इसमें हुआ, पहला उपबंध। दूसरा है कि वो वेतन तो मिलेगा लेकिन कितनी तारीख को मिलेगा ये भी निर्धारण इसमें किया गया। और तारीख के साथ साथ ये भी इसमें बताया गया कि अगर कोई भी यहाँ पर संस्थान में, उद्योग में, फैक्ट्री में, लघु उद्योग में, गोदाम में या कहीं पर जहाँ पर भी आप काम कराते हो वहाँ सभी जगह पर 100 से अधिक अगर कर्मचारी है, 100 से अधिक अगर कर्मचारी है तो वहां पर आपको 10 तारीख तक लास्ट 10 तारीख तक आपको पेमेंट करना अनिवार्य है। महीने की 10 तारीख तक पेमेंट करना अनिवार्य है। इसके बाद आप पेमेंट नहीं कर सकते, कर तो सकते हो लेकिन फिर वो आप जो उस नियम को यहाँ फॉलो नहीं कर रहे, उस केसेज में आप पर केस दायर हो सकता है। इसलिए जहां पर भी जिस भी उद्योग में, चाहे छोटा हो ठीक है तब भी, ठीक है, चाहे और भी छोटा हो तब भी, चाहे जहां पर भी कोई दुकान हो, गोदाम हो, यहाँ कोई भी स्थिति हो जहां 100 से प्लस कर्मचारी है, इसका मतलब उनको 10 तारीख को पेमेंट करना अनिवार्य होगा। क्वेश्चन अगला बन जाता है कि ऐसा जहां पर 1000 से कम कर्मचारी है
100 से तो यहाँ पर बता दें 10 तारीख को, लेकिन 1000 से कम कर्मचारी है, ऐसे केसेज में आप कब पेमेंट दोगे, इसके उपबद्ध के तहत मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसे केसेज में आपको बताना है कि 1000 से कम पर 7 तारीख तक आपको पेमेंट करना होगा, अर्थात फर्स्ट वीक में आपको पेमेंट करना होगा। हाँ, मंथ के जो है फर्स्ट वीक में आपको यहाँ पर पेमेंट करना होगा, ये आपको ध्यान रखना। चलिए, इसके बाद आपको याद हो तो आज से आपको यहाँ पर ध्यान होगा, नहीं है तो रेलवे में जो है हमेशा 10 तारीख को पेमेंट मिलता आया है, इसकी वजह यही थी, लेकिन वर्तमान में इसको 10 तारीख से घटा करके सीधा 1 तारीख को देने लगी है। इस प्रकार से आप यहाँ पर देख दो, पूरे के पूरे नियमों को यहाँ पर अनुपालना की जाती है, और इसी अनुपालना को देखते हुए आगे अपन बात कर रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस पर और परिचर्चा होगी एक एक चीज को लेकर के। अगर मान लीजिए कभी कभार ऐसा होता है कि कर्मचारी काम करता रहता और उसकी 60 साल की उम्र हो जाती है, उसके बाद वो रिटायरमेंट होता है, तो रिटायरमेंट के कितने दिन बाद उसको उसका जो है रियली जो सारा का सारा फंड इकट्ठा होता है, जो भी पेमेंट मिलता है नियम अनुसार, वो पेमेंट जो भी उसका बनता है वो कब दिया जाना चाहिए। तो आपको पता है रिटायरमेंट के दूसरे दिन उसको सारा का सारा पेमेंट का सौंप दिया जाता चेक। यहाँ क्या सौंप दिया जाता चेक। वर्तमान में तो पहले वो केस दिए जाते थे, पहले क्या था इसका केस का था, या फिर ऑन बैंक में जाता अभी तो, ठीक है, या तो ऑन बैंक में सीधा चला जाता है ना, ज्यादातर ऑन बैंक में सीधा जाता है चेक, या फिर जो है चेक दे देते हैं। 2 ही कंडीशंस यहाँ इसमें अप्लाई होती है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये दूसरे दिन ही, ठीक है, मतलब आज रिटायरमेंट तो कल आपको यहाँ पर हो जाएगा, 1 तारीख को रिटायरमेंट, दूसरी तारीख को आपको चेक मिल जाएगा, ठीक है, डन ये आपको। या फिर मान लीजिए ऐसा होता है कि कर्मचारी ने कहीं कहीं मक्कारी की है, या फिर आपकी रिक्वायरमेंट खत्म हो चुकी है, ऐसे में आपको कर्मचारी को क्या निकालना पड़ रहा है, निष्कासित करना पड़ रहा है, उस केसेज पर आपको क्या करना पड़ेगा प्यारे दोस्तों, कि उसको भी आपको देखिएगा, जैसे ही उसको निष्कासित करे उसके दूसरे दिन आपको पेमेंट करना अनिवार्य होगा। ये इसके उपबद्धों के तहत है, ये इसके उपबद्धों के तहत है। कल मैंने आपको बताया था मजदूरी भुगतान अधिनियम क्या है, कि मजदूरी के लिए जो भी यहाँ पर पेमेंट जरूरी है वो आपको यहाँ पर दिया था, तो उसका भुगतान किस क्रम से कैसे किया जाता था, ये सारी चीजें हैं। तो इसके कौन कौन से उपबद्ध है, इन्हें ये मैंने आपको यहाँ पर कल के लिए ही बताया था, आज इसी को लेकर के मैं आपको बात बता रहा हूँ, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर उपबद्ध में जो है जो बिंदु मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जी, आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये बात। तो अब मैंने आपको यहाँ पर बता दी, लेकिन आपको यहाँ पर और भी चीजें हैं। अब मैं तो यहाँ पर देखिए वेतन भी जो है क्या होता है कि यहाँ पर वेतन में कुछ जो है कटौतियां होती है। तो वेतन में जो कटौतियां होती है अकॉर्डिंग रूल्स, वो किसके अनुसार होती है, मजदूरी भुगतान नियम के अनुसार ही होती है 1936 से। और यहाँ पर हाँ जी प्यारे दोस्तों, तो इसी के तहत जो कटौतियां होती है, वो कटौती जो होगा आपका यहाँ पर किस प्रकार से क्या क्या होगी, ठीक है। तो पेमेंट वेजेज यहाँ पर आप बात कर रहे हैं, तो इस प्रकार से जो बात करते हैं, तो यहाँ पेमेंट वेजेज मतलब वेतन भुगतान भी बोलते हैं इसको, तो वेतन का मतलब पेमेंट है ना, वेजेज। हाँ, जो रूल्स है, जो नियम्स है, जो यहाँ पर एक्ट है, उसके तहत ये सारी चीजें होती है। और इसी के बाद मैं बताऊँ आपको, तो इसमें एक जो है कटौतियों में सबसे पहली कटौती आप यहाँ पर देखिएगा, देखिए कुछ तो होती है ऐसी कि स्वैच्छिक, कुछ जो सरकार के अनुसार नियमानुसार है जो होना ही है, ठीक है। कुछ कर्मचारी ऐसे होते हैं कि स्वेच्छा से कटौती करना चाहते, जैसे पीएफ फंड में के नियम में और ज्यादा कटा लूँ तो थोड़ा सा उसमें कटा सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि जो भी कर्मचारी कितना भी पेमेंट कटा ले, किसी प्रकार की उसकी जो कटौतियां 50% से ज्यादा किसी भी स्थिति में नहीं होती है, नहीं संभव है, किसी भी स्थिति में संभव नहीं है। केवल एक ही स्थिति में 50% से ज्यादा कटौती संभव है, जब वो सहकारिता में जा रहा हो, सहकारिता विभाग में डाल रहा हो, तो वह उस स्थिति में जो उसकी कटौती संभव हो। बाकी किसी भी स्थिति में 50% से ज्यादा उसकी कटौती नहीं की जा सकती। बात तो आपको ये भी समझ में आ गई होगी, लेकिन मैं आपको फिर बता देना चाहता हूं कि 50% से ज्यादा कटौती नहीं की जा सकती। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि क्या स्थिति है। पहले मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर कौन कौन सी उपबद्ध हुई, उससे अलग अलग यहाँ पर जो कौन कौन सी रिक्वायर्ड हुई थी, वो कौन कौन सी आवश्यकताएं हुई, इसके आधार पर यह तो इसमें कुछ रूल्स निर्धारित किए, उपबद्ध निर्धारित किए, रूल्स निर्धारित किए, उस रूल्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप आ जाइए मेरे साथ में, चलिएगा, इसमें बताता हूँ कुछ कटौतियां। हाँ, अब डिडक्शन क्या होता है, डिडक्शन जो भी होता है उस पर बात करते हैं। तो इसमें कुछ कटौतियां की गई, सरकार ने अपने आपको जो पेमेंट दिया गया, जितना मासिक पेमेंट दिया, उसमें कुछ कटौतियां की गई, और उन कटौतियों के भी नियम बने। जैसे आप समझ सकते हो कि पहली कटौती अगर आपसे कहा जाए तो क्या है, तो आपको पीएफ फंड का नाम तो सुना होगा ना, पीएफ फंड जो आपके यहाँ पर होता है, तो अभी वर्तमान में एनपीएस कर दिया, तो उसमें जो कटौती होती है वो सरकारी कटौती, उसके अनुसार जितने भी कटौती सरकार लेती है वो करना होता है। उसमें चाहे इंक्रीज भी आप करा सकते हो, थोड़ा जो नियम है वहां तक 50% तक, ठीक है। तो वो जो कंडीशन है उसमें अप्लाइड है, उसके अनुसार आप जो है उसको क्या करा सकते हो, कटौतियों को कर सकते हैं। और आपको और बताता हूँ, यही कटौती नहीं है अगर आप जो है यहाँ पर मान लीजिए ड्यूटी जा रहे हो,
लेकिन कभी कभार आपका मन हुआ कि बिना बताए 4 दिन तक, 8 दिन तक, 10 दिन तक, 1 महीने तक ड्यूटी नहीं गए और जो है बिना बताए गए, विदाउट इन्फॉर्मेशन कि आप अगर एब्सेंट रहते हो तो उसका पेमेंट नहीं मिलेगा। उसको यहाँ पर देखेगा जो विदाउट पेमेंट यहाँ पर जो है बोलते हैं, तो ये विदाउट पेमेंट जो है लीव होगी। तो विदाउट पेमेंट जो लीव आपने ली है उसका कोई पेमेंट आपको नहीं मिलेगा प्यारे दोस्तों। हाँ, जिसको आपका यहाँ पर कोई पेमेंट नहीं मिलने वाला है। विदाउट इन्फॉर्मेशन के रुकने पर विदाउट पेमेंट आपको रहेगा, वो जो आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। तो ये आपकी कटौती होगी। क्या होगी? कटौती ही होगी। इस प्रकार से कई प्रकार से आपको यहाँ पर कटौती देखने पड़ेगी। ओके, और सभी लोग जो है क्लास को शेयर करिएगा प्यारे दोस्तों। ओके, हाँ, यहाँ पर कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, कोई नो प्रॉब्लम प्यारे दोस्तों। तो लगातार पढ़िएगा, आगे बढ़िएगा। तो मैं आपको उन्हीं कटौतियों के बारे में बता रहा हूँ। कोई ने इंश्योरेंस करा रखा तो उसका मिलेगा, कोई ने बीमा कराया उनका मिलेगा, LIC कराए तो उसका मिलेगा। तो वो सरकारी के अगर तहत है, LIC आपकी डायरेक्ट कट जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो भी अगर आप कहते हो तो कटौतियों में आती है। बाकी सरकार जो है अपने मन से कुछ नहीं काट सकती। जो कटौतियाँ इसके अंतर्गत है, निर्धारित है, उन्हीं सभी पर ही बात करते हैं। तो कुछ तो यहाँ पर स्वैच्छिक होती है, कुछ सरकारी नियमानुसार होती है। इन सभी के आधार पर जो है अपन यहाँ पर इन कटौतियों को करते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ पर देखिए, वो लिखेगा प्यारे दोस्तों। तो एक एक चीज़ को यहाँ पर आप समझ सकते हो। तो मैंने बता दिया कि आयकर कटौती होगी, बीमा कटौती होगी, यहाँ पर और क्या होगी, एब्सेंटी कटौती होगी, इसके बाद में यहाँ पर स्वैच्छिक कटौती होगी। बहुत सारी जो है कटौतियां आपके यहाँ पर हो चुकी है। इनको देखें और लिखेंगे सबसे पहले बैक टू बैक। आइए अब लिखते जाना हम जितनी भी मैंने आपको बताई है। सबसे पहले उपबद्धों में कौन कौन सी उपबद्ध है? पहला लिखिएगा, वेतन का समय निर्धारण, समय व तारीख, वहाँ वर्ड आ सकता है तिथि, डेट, तिथि, ऐसा कोई भी वर्ड आ सकता, का निर्धारण। निर्धारण करना, ठीक है। लिखिएगा आगे नंबर दो। यदि किसी संस्थान में 1000 से कम कर्मचारी हैं, या मजदूर भी बोल सकते हो, मजदूर या कर्मी हैं, तो उसे 7 तारीख से उसे करो, उन्हें क्या हो गया, आ गया। तो उन्हें एक मिनट, उन्हें 7 तारीख माह का प्रथम सप्ताह या 7 तारीख तक ठीक है। तो यहाँ पर माह का प्रथम सप्ताह या फिर 7 तारीख तक, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पर दोनों देख सकते हो। उन्हें यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर माह का तो या तो प्रथम सप्ताह या फिर 7 तारीख तक, ठीक है। 7 तारीख तक माह का प्रथम सप्ताह या 7 तारीख तक। ओके, डन। भुगतान करना अनिवार्य होता है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हो, ठीक है। लीजिए, है ना, ले लेना, ठीक है। जैसे भी चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। नंबर 2, नंबर अगला, पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं अपन, पॉइंट टू पॉइंट, पहला, दूसरा, तीसरा। यदि किसी संस्थान या उद्योग
इंस्टीट्यूट, संस्थान को होता है इंस्टीट्यूट, या उद्योग इंडस्ट्रीज, मैं 100 से प्लस 100 प्लस अधिक कर्मी कार्यरत हैं, तो उस संस्थान को, इंस्टीट्यूट को पेमेंट वेतन 10 तारीख सप्ताह के सेकंड वीक की 10 तारीख तक भुगतान करना अनिवार्य होता है। लिखते जाइएगा आप, क्या होता है? अनिवार्य होता है। तो भुगतान करना क्या होता है? अनिवार्य होता है। अब आपको यहाँ पर ये समझ गया ना कि भुगतान करना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट लिख लीजिएगा, यदि किसी कर्मी को किसी भी संस्थान से निष्कासित किया जाता है, निष्कासित किया जाता है, निष्कासित किया जाता है, तो उसे उसके दूसरे दिन, आप भी ऐसे लिखा करो, दूसरे दिन ही या अगले दिन बोलो, दूसरे की जगह बोल दो अगले दिन ही, अगले दिन ही, दिन की जगह वहाँ वर्ड दिवस भी आ सकता है, ही वेतन, संपूर्ण वेतन भुगतान को बोलते हैं पे, हाँ बार बार आता है, करना अनिवार्य होता है। ठीक है। नेक्स्ट, मैंने जो बातें लिखाई है वो आपको यहाँ पर बता भी देता हूँ, लिखिएगा आगे 5वें पे, यदि किसी भी कर्मी के सेवानिवृत्त होने पर भी उसे उसके अगले दिन ही संपूर्ण पे वेतन भुगतान करना अनिवार्य होता है, करना अनिवार्य होगा। ओके, यहाँ पर देख लीजिएगा क्या होगा, अनिवार्य होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो किस किस तरह की क्या क्या स्टेप आपके साथ में आ रही है। तो किसी भी सेवानिवृत्त होने पर अगले दिन ही क्या करना, वेतन का भुगतान करना क्या होगा, अनिवार्य होगा। इस टाइप की स्टेप आप यहाँ पर कर सकते हो। बैक टू बैक आपको यहाँ पर सारी चीज़ें बता रहा हूँ, आप इनको क्या चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो, पहले लीजिए, क्या यहाँ से ले लीजिएगा, मैं बता दूँ
जो भी लड़के चाहते हैं कि सर स्क्रीनशॉट हो जाए एक, तो लीजिए, ये लो, लीजिए। इससे भी पहले आप फिर यहाँ पर ये है, ठीक है, ओके। हाँ, वैसे ये मैंने उपनाम वगैरह तो कल लिखा दिए थे। हाँ, आप तो यहाँ से उपपद से आगे करोगे, ठीक है। इसका जो यूज है, ठीक है, यहाँ पर देखिए अनिवार्य होता है, तो यहाँ पर देख सकते हो क्या क्या अनिवार्य होता है, इसको आप देख सकते हो। इस पर फिर यहाँ से लिख लीजिएगा आगे, ठीक है। हाँ, इस प्रकार से आपको बैक टू बैक एक एक चीज़ को जो है देखते जाना है, पढ़ते जाना, लिखते जाना, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। अच्छा, ये कर लिया ना आपको, चलिए और भी लिखा दूँ आपको। हाँ, लिखिएगा और आगे लिख लीजिएगा चाहे तो, ठीक है। इसमें और भी प्रावधान है, ठीक है। राज्य सरकारें इस नियम के तहत, ठीक है, इस अधिनियम के तहत लिखिएगा, इस अधिनियम के तहत, अधिनियम के तहत राज्य सरकारें, स्टेट गवर्नमेंट, इस नियम के तहत राज्य सरकारें, ठीक है, मजदूरों के, राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना होगा, डिसाइडेड करना होगा, होता है कि मजदूरों के हितों, होता है कि मजदूरों के हितों, मजदूरों के हितों एवं अधिकारों की सुरक्षा करे। आप भी ऐसे लिखा करो, आप भी नोट्स बनाओ तो वैसे बनाना, मर्जी से मत बनाना, अपनी मर्जी जो चाहे जैसे चाहे मत बनाना, उसमें मज़ा नहीं आएगा फिर आपको, ठीक है। इस प्रकार से आप यहाँ पर बैक टू बैक समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करें कि हाँ, ठीक है, ओके, है ना, सुरक्षा करें, ठीक है। और इसके बाद क्या करें, कानून बनाए, ठीक है। तो लिखिएगा, मजदूर हित हेतु सरकार कानून बनाए, क्या बनाए, कानून बनाए, किसके लिए, मजदूर के हित हेतु, ठीक है। तो यहाँ मजदूरों के हितों के लिए सरकार क्या करे, कानून बनाए। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, फटाफट लिखते जाइए दोस्तों। इसी प्रकार से आपको लिखते जाना, ठीक है। समय मैंने बता दिया, ठीक है। मजदूरी के कटौती संबंधों का प्रावधान हो, ठीक है, मजदूरी के, ठीक है, मजदूरी के वेजेज के कटौती, वेजेज मतलब है ना, कटौती संबंधी नियमों का प्रावधान हो, ठीक है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें होना ज़रूरी है, ठीक है, ओके। यहाँ पर आपको देख सकते हो आगे, इसमें देखिएगा कौन से नंबर तक, 8 पे पहुँच गए, लिखिएगा 9वां। इस अधिनियम में देखिएगा यहाँ पर कर सकते जुर्माना की किस्म भी तय करना जरूरी है, ठीक है। लिखिएगा, इस अधिनियम के तहत जुर्माना की किस्म मतलब होता है, यहाँ पर देखिएगा किस तरह की किस्म रहेगी, टाइप, ठीक है। समझो, किस्म का मतलब टाइप, किस्म एवं राशि, पेमेंट, राशि का निर्धारण हो, तय करे, ठीक है। तो किस टाइप का, तो यहाँ पर जो हो उसकी किस्म क्या होगी और उसकी राशि क्या होगी, ये आप यहाँ पर क्या करें, तो यहाँ जुर्माना की क्या करना है, किस्म, और एक क्या करना है, राशि, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, ओके। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बिल्कुल ये चीज़ें आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। भुगतान की तिथि आपको मैंने यहाँ पर बताई दिया कि भाई भुगतान की तिथि होना चाहिए, तो यहाँ आपको क्लियर भी कर दिया सारी चीज़ें। तो इस प्रकार से यहाँ पर भुगतान जो है आपका बिल्कुल देखिए बहुत सारी चीज़ें जो अब आपको लिखा दी है, ओके, डन, ये हो गया सारा काम, ठीक है।
लीजिए यहाँ पर देखिए किसी सोच से कर्मी हो गया, ठीक है, भुगतान की तिथि का यहाँ पर हो गया, कोई कर्मी को सेवानिवृत्त होने पर अगले तक का पहुँचे, संबंधी कटौती नियमों पर आपने बात कर ली, बहुत सारी चीज़ें आपसे यहाँ पर होगी। चलिए 1-2 पॉइंट और लिख लीजिएगा। यहाँ पर आपको यहाँ पर बताता हूँ कि प्रत्येक माह की अंतिम तारीख को जो है यहाँ पर क्या होना चाहिए, पेमेंट हो ही जाएगा 15 वर्ष से कम है। मान लीजिए कोई ऐसा कर्मी है, पहले होते थे यहाँ पर 15 वर्ष से कम, ठीक है, अब तो यहाँ पर है ना, ठीक है, 15 वर्ष से कम उम्र के श्रमिक, 15 वर्ष से कम उम्र के श्रमिक, बिल्कुल 15 वर्ष से कम उम्र के श्रमिक पर जुर्माना पहले लगता था, अब तो नहीं लगता ऐसा, जुर्माना नहीं लगाया जाए। ये आप यहाँ पर देख लीजिएगा, क्या ना लगाया जाए 15 वर्ष से, तो जुर्माना यहाँ पर क्या होता, नहीं लगाया जाए। शर्त इसमें क्या है, 15 वर्ष, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कितने, 15 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ आपको ये चीज़ें क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका लिख लीजिएगा। तो यहाँ तक आपने देख लिया है ना। अब इसमें चाहे तो एक और चीज़ ऐड कर लो, ठीक है, लीजिए वो क्या, श्रमिकों की, देखिए यहाँ जुर्माने की राशि का जो प्रयोग श्रमिकों के हितों के लिए किया जाए, तो लिखिएगा जुर्माने की राशि का, जो भी जुर्माना लिया जाता है, जुर्माने का उद्देश्य होना चाहिए, जुर्माने की राशि का उपयोग श्रमिक कल्याण या हितों या लाभ के लिए लिया जाए। ये नहीं कि मर जाए जो जुर्माना लगा दिया और उसका उपयोग आप जो है ना श्रमिकों के हितों के लिए नहीं ले रहे हो, तो ऐसा नहीं। वो जो जुर्माना लगाया जाता है उसका उद्देश्य है यहाँ पर श्रमिक लाभ, श्रमिक हित, श्रमिक कल्याण, ठीक है। तो यहाँ जो भी है सारी चीज़ें किसके लिए आती है, श्रमिकों के लिए, ठीक है। तो आप इसको बराबर इसी प्रकार से समझ होंगे, ठीक है। जुर्माना करने से पहले नोटिस देना जरूरी होगा, ठीक है। जुर्माना अगर आपने किया है तो जुर्माने से पहले, जुर्माना करने से पूर्व नोटिस देना अनिवार्य होगा। जुर्माने से पूर्व क्या होगा, यहाँ पर नोटिस देना क्या होगा, अनिवार्य होगा। बिल्कुल आप यहाँ पर समझ सकते हो कि जुर्माना करने से पूर्व क्या होगा, नोटिस देना अनिवार्य होगा। नेक्स्ट, तो यहाँ आप देख सकते हो कि भाई जुर्माना लगा दे उससे पहले यहाँ पर और ध्यान रखना है, तो नोटिस देना, साथ ही मजदूरी का जो 3% अधिक जुर्माना नहीं लगा सकते, ठीक है। मजदूरी के 3% से अधिक का जुर्माना नहीं लगाया जा सकता, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं कि भाई 3% से अधिक का क्या नहीं कर सकते हैं, जुर्माना नहीं लगा सकते, ये आपको यहाँ पर क्लियर ही करना होगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको मैंने यहाँ पर लिखा है, ये सारी की सारी चीज़ें जिसमें आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि क्या क्या, तो इसका उतार लीजिएगा यहाँ पर, और इस प्रकार से जो है एक एक चीज़ों को मैंने यहाँ पर जो है साफ साफ लिख दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपको यहाँ सारी चीज़ें जो है आपको स्पष्ट कर दी, ठीक है। लिखिएगा आगे। चलो तो क्वेश्चंस कैसे आएंगे इस पर भी बात हो जाए। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर क्वेश्चंस पर भी बात होगी, लेकिन पहले इसको जिस चीज़ में उतार लीजिएगा। हाँ, यहाँ पर ओके, डन, ठीक है। अब आपके सामने मैं ये लीजिएगा हाजिर हूँ। वैसे तो आपको ये कैसा लगता है जब मैं लिखाता रहता हूँ, आप लिखते रहते हो, तो दोनों कंडीशन कैसी लगती है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। अब मैं बात बताना चाहता हूँ आगे कि इससे क्वेश्चंस कैसे पुटअप होते हैं। अभी मैंने जो बेस्ट कंसेप्ट होता है इसके आगे फिर लिखाऊंगा, लेकिन मैं पहले, मेरा एक सिद्धांत है कि जितना लिखा है, मान लीजिए 2 पेज भी लिखा है तो 2 पेज से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ये एक फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूँ। अब बड़ी समस्या तो ये है उससे भी ज़्यादा कि ये ITI में भी आता है। जो भी ITI कर रहा है उनकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आती है, ट्रेड चाहे कोई सी हो, ब्रांच चाहे कोई सी हो, सभी के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आती है। तो दोस्तों उनके लिए बहुत ही शानदार ये ज़बरदस्त क्लास मिलने वाली है, ठीक है। लीजिए आगे यहाँ पर बताता हूँ, लीजिए आइए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा कैसा है, ठीक है। देखो दोस्तों, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन देगा आपको पता है क्वेश्चन सेशन का तो क्या है। तो लीजिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, दोनों जगह चलेगा यहाँ पर, तो दोनों जगह मतलब आप यहाँ पर देख सकते हो। लीजिए, तो वेतन भुगतान अधिनियम कब लागू हुआ, यहाँ पर सॉरी ये तो आपको बता दिया था मैंने, ठीक है, हाँ, लेकिन अब चालू हो गया तो कोई बात नहीं। यहाँ पर फटाफट देखिएगा, वेतन भुगतान अधिनियम, यहाँ पर देखिए मजदूरी भुगतान 1936 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देख सकते हो
तो 23 अप्रैल 1936 को फटाफट ये मैं ही बताता हूँ कारण, क्योंकि आपसे यहाँ पर पहले पूछ चुका हूँ मैं, अभी तो रिवीजन करा रहा हूँ उसका। मजदूरी भुगतान अधिनियम किस वर्ष से परिवर्तन नहीं हुआ? देखिएगा यहाँ पर 52 में परिवर्तन हुआ, 62 में भी हुआ। ओके, यहाँ पर ये 62 है, ठीक है, ध्यान रखना है ना। यहाँ पर 1962, ठीक है, 1900, ठीक है, हाँ जी, ओके। यहाँ पर फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1967 में हुआ, ठीक है, 1976 में हुआ, ठीक है, 1966 इसमें नहीं हुआ। 1947 में देश आज़ाद हुआ था, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था। भारत सरकार द्वारा आयोजित की गई मजदूरी का संरक्षण प्रदान करने के लिए अधिनियम है। तो यहाँ पर देखो 1936 अधिनियम, मजदूरी वेतन भुगतान अधिनियम, ठीक है, ओके। यहाँ पर देख सकते हो वेतन भुगतान अधिनियम किस 1937 को क्या सुनिश्चित किया करने के लिए बनाया गया, ठीक है। तो यहाँ पर श्रमिकों द्वारा अर्जित की मजदूरी का भुगतान बिल्कुल ये गैर भुगतान से बचने हेतु किया गया। यहाँ पर देखिए ये बी सी दोनों, तो यहाँ पर ये बिल्कुल ये दोनों सी नंबर का आंसर होगा, क्लिक कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होगी। फिर दोस्तों इस प्रकार से आप यहाँ बैक टू बैक एक ही चीज़ को देख सकते हो। लीजिए यहाँ पर देख सकते हो मजदूरी भुगतान अधिनियम का कार्य क्षेत्र है रेलवे है, जो उद्योग है, ठेकेदार, उपरोक्त सभी है। फिर दोस्तों लिखिए यहाँ पर आंसर बिल्कुल उपरोक्त सभी है ना। इससे पहले मैंने आंसर नहीं दिया तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, हाँ बिल्कुल परेशान मत होना। एक ये लीजिएगा 1926, ओके, यहाँ लास्ट ले लीजिएगा ये 47 और अंत में ले लीजिएगा यहाँ पर देखिएगा ये रहा, ओके। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप आंसर क्लिक कर सकते हो, लिख लीजिए आगे। अब आता है यहाँ पर देखिए आगे नेक्स्ट जो आता है आपके क्या आता है, नवीन संशोधन के अनुसार मजदूरी भुगतान अधिनियम 96 कितने महीने तक मासिक मजदूरी करने वाला आता है। तो यहाँ पर देखिएगा ये आपको देना कम से कम कितना आता है यहाँ पर 6500, तो 6500 का आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, ठीक है, डन। आगे बढ़ेंगे फिर दोस्तों इस प्रकार से आप यहाँ पर देखोगे तो आपका अगला क्वेश्चन है वर्तमान समय में मजदूरी भुगतान किस प्रकार करना सुनिश्चित कर रही है सरकार, ठीक है। तो यहाँ पर कैश, अकाउंट या चेक, ठीक है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपको बताना होगा किस प्रकार से यहाँ पर कर रही है, ये आपको बताना होगा, क्योंकि यहाँ 6 तक तो मैंने कल बता दिया था, आज जो है 7वें नंबर का चल रहा। तो इसका फटाफट नंबर 1 2 3 4 करके आपको देना है। तो नंबर 1 है कि यहाँ 7 है, तो 7वें नंबर का आपको यहाँ पर बताना। अगर ये शब्द पकड़ा होता आपने, अगर ये शब्द आपने पकड़ा होता आकाश, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आती इस शब्द के आधार पर, पक्का बता रहा था। अगर ये शब्द पकड़ा होता आपने तो मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत आती। इसमें शब्द में यही दम थी कि वर्तमान समय में मजदूरी भुगतान किस प्रकार सरकार सुनिश्चित कर रही है। देखिएगा यहाँ पर पक्की बात है कि केस तो जो है अभी कम किया जा रहा है और सरकार सिर्फ और सिर्फ अकाउंट बेसिस पर वर्क करना चाहती है कि सीधा अकाउंट में जाए। हाँ, तो यहाँ पर देखिएगा और चेक जो है सरकार अभी हाल में इस पर भी इतना नहीं कर रही। तो अगर मान लीजिए यहाँ ये शब्द हट जाता तो फिर आपका आंसर उपरोक्त सभी होता, लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूं कि इसमें शब्द नहीं हटा है बल्कि जोड़ा गया है। अब जोड़ा गया तो यहाँ बी नंबर का आंसर आपको क्लिक करना। इसी प्रकार से आए हुए पढ़ाए हुए क्वेश्चनों में से भी आप गलत कर देते हो, इसलिए मेरी मजबूरी है कि आपका अगर मुझे सिलेक्शन देना है तो क्वेश्चन कराना पड़ेगा और एक एक चैप्टर के प्रत्येक लाइन से मैं क्वेश्चन बना करके आपके सामने फेस करूंगा, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगी सर वाकई क्वेश्चन ऐसे आते हैं। और देख लेना दावा है मेरा 90 से 95% पेपर डिट्टो का डिट्टो ना बिठा दूं ना, क्योंकि क्वेश्चन जाएगा कहां से, क्वेश्चन बैठेगा कहां से, क्वेश्चन बनाएगा कहां से, एग्जामिनर भी कंफ्यूज हो जाएगा कि आखिरकार करना क्या पड़ेगा, ठीक है। तब जाकर के यहाँ पर बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। ओके, डन डन लीजिएगा। नंबर 2 पर लीजिएगा प्यारे दोस्तों, लीजिएगा यहाँ पर लीजिए, ये लीजिएगा वेतन भुगतान अधिनियम के अधीन कौन सा उपबद्ध नहीं आता है। वेतन भुगतान अधिनियम के अधीन कौन सा उपबद्ध नहीं आता है, तो कौन सा उपबद्ध इसके अंतर्गत नहीं आता। शब्द ध्यान रखा करो, अधीन नहीं आता है। आप जल्दी में रहते हो, एक्साइटेड रहते हो, उत्तेजित रहते हो, ज्यादा उत्तेजित मत हुआ करो, हाँ, नहीं तो एक्साइटेशन भी ज्यादा खराब होता है। आप जानते हो एक्साइटेशन के कारण बहुत सारी गड़बड़ी हो जाती है और यहाँ पर भी वही गड़बड़ हो जाती है, इसलिए एक्साइटेशन मत हो, नहीं तो गाड़ी जब भी एक्साइटेशन होगा, उत्तेजित होगी ज्यादा तो गाड़ी फेल ही है, पक्की बात है, फेल। हाँ, देखा होगा ना। तो यही चीज है, जब भी ज्यादा उत्तेजित होगे तो आप एक्साइटेड मत हुआ करो ज्यादा, जल्दीबाजी में हाँ रहा करो, लेकिन इतना भी नहीं, हाँ कि गाड़ी तो ये चीज आपको ध्यान रखना। ओके, मजदूरों के यहाँ पर देखिए भुगतान अधिनियम जो है यहाँ पर नहीं आता है, तो मजदूरों के हित एवं अधिकारों की सुरक्षा करना, मजदूरों के नियमों का कटौती नियमों का प्रावधान करना, जुर्माने की किस्म एवं उसकी जोहर राशि का तय करना, मजदूरों की बीमा भुगतान करना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, मजदूरों का बीमा भुगतान करना, ठीक है। बोलो फटाफट, ठीक है, बताइए कौन सा आंसर हुआ, ठीक है। तो यहाँ आपका आंसर ये है मजदूरों को बीमा भुगतान करना। यहाँ ये जो है भुगतान बीमा के अधीन आता है। यहाँ भुगतान अधिनियम, बीमा भुगतान अधिनियम आपका आएगा, तो बीमा जो इंश्योरेंस जो वाला आता है ना, वो आपके अभी नियम आएगा, आप देखेगा। तो इसमें अधिनियम आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, इसके अंतर्गत कहीं भी नहीं है। तो इसके अंतर्गत यहाँ पर पूछा गया था कि वेतन भुगतान अधिनियम के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पर वेतन भुगतान अधिनियम के अंतर्गत अधीन कौन सा नहीं है, तो बिल्कुल मजदूरों को हित एवं अधिकारों की रक्षा करना, ये बिल्कुल इसके अंतर्गत है। मजदूरों के वेतन की कटौती के नियम
नियमों का जो है प्रावधान करना ये इसके अंतर्गत है। ओके, जुर्माने की किस्म तथा उसकी जो है राशि का तय करना यहाँ पर ये नियम है। बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हो, आपने मैंने बताया भी है यार, आप तो यहाँ पर जानते हो, अभी थोड़ी देर पहले लिखा है सारे ये लिखो, ये सारा का सारा लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है देखो, जुर्माने की यहाँ पर क्या है, जुर्माने की राशि श्रमिक द्वारा हितों को हित के लिए होगा, हित कल्याण के लिए होगा, यहाँ पर ये सारा सारा देख सकते हो, है ना, साफ साफ लिखा लाभ के लिए, है ना। जुर्माने की राशि को नोटिस देना हो गया, ठीक है, 15 वर्ष का हो गया, अन्य यहाँ पर जुर्माना राशि तय की गई, ठीक है। ओके, इसके बाद देख सकते हो यहाँ पर कटौती जो की जाती है किसके प्रावधान के लिए की जाती है, ठीक है, मजदूरों के हितों को सरकार कानून में ध्यान रखे, इस प्रकार से इसके तहत जो है आप यहाँ पर देख सकते हो, ये लिखा साफ साफ अंडरलाइन करके, इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हो। बहुत ही शानदार चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बताई है, फिर भी अगर आप यहाँ पर आंसर नहीं दे पाते हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कुछ न कुछ तो कमी है, कहीं न कहीं कुछ तो कमी है, और इसी कमी को दूर करने के लिए मैं आपके साथ लेकर आता हूँ क्लास बैक टू बैक, एक के बाद एक रेगुलर क्लास। दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा, मैं लिखाऊंगा ज़्यादा नहीं, दिमाग पर जोर मत देना, लिखाऊंगा ज़्यादा नहीं, मुझे पता है कि मेरे पास पूरा कोर्सेज जो हो रिकॉर्डेड ऑलरेडी 80% कोर्स तैयार है। हाँ, जल्दीबाजी हो तो आप एक ही साथ में एक ही दिन में 10 वीडियो पढ़ सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। स्पीड बढ़ा कर, स्पीड बटन भी हो, क्वालिटी बटन भी, जिसमें आपको सारी फैसिलिटी यहाँ पर मिलेगी। लीजिए मजदूरी, यहाँ पर लिखा साफ साफ क्या लिखा है, लीजिए मजदूरी, यहाँ पर लिखा मजदूरी एवं संचय अधिनियम के अनुसार किसी भी कर्मी की मजदूरी का भुगतान कितने दिन में करने का प्रावधान रखा गया है। 10 दिन में, 2 माह में, प्रतिदिन, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। हाँ, कोई भी जो है यहाँ पर देखिएगा मजदूरी संचय, वही मजदूरी भुगतान अधिनियम, यहाँ पर देखो ये आता है। हाँ, तो यहाँ पर देखिए पेमेंट वेज जो है आपका यहाँ पर जो एक्ट है उसके अनुसार यहाँ पर किसी भी कर्मी को, कोई भी कर्मी को मजदूरी का भुगतान कितने दिन में करने का प्रावधान रखा गया है, ठीक है। देखिए मैंने बताया था मजदूरी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत यहाँ पर आपका जाएगा तो प्रति महीने। देखिए यहाँ पर किसी भी कर्मी को भुगतान का कितने दिन में प्रावधान रखा गया है। प्रतिदिन का मतलब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ आप देख सकते हो, तो यहाँ पर प्रतिदिन प्रति माह कैसे होगा, प्रति माह इसलिए होगा क्योंकि कोई भी कर्मी को जो है जैसे ही मजदूरी मिलती है तो उसको प्रत्येक महीना मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। अब आपको यूँ कहा जाए कि वहाँ यूँ थोड़ी पूछा उसने कि यूँ है कि 100 से प्लस है ना कर्मी हो, ये थोड़ी पूछा था उसने। पूछा क्या, तब तो 10 दिन देते आप। यहाँ पर तो ये तो सवाल नहीं। अगर वो यूँ पूछता आपसे कि यहाँ पर 1000 से प्लस है, ठीक है, तो 1000 से प्लस, 1000 से कम है, तो फिर यहाँ पर देखिएगा 1000 से माइनस है, तो 1000 से माइनस अगर होता तो फिर आप यहाँ पर 7 तारीख देते, ठीक है ना, 7, ठीक है। तो यहाँ पर देखना है कि इसमें तो ऐसा कोई भी नहीं, तो इनमें से कोई ऐसा तो कुछ नहीं थी। देखिए यहाँ पर सोचना था, समझना था, उसी के आधार पर क्लिक करना था। तो 2 माह का तो कोई ऑप्शन नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए प्रत्येक कर्मी को, किसी भी कर्मी को जो है मजदूरी का भुगतान का प्रावधान जो रखा गया प्रति माह होना चाहिए, प्रति माह रखा गया। तो ये आपको आंसर क्लिक करना था सी, और इसी प्रकार से आपको यहाँ पर क्लिक करना था। मतलब वहां तो एग्जामिनर में प्यारे दोस्तों वो तो आपका निचोड़ निकाल देता, निचोड़ असली बता रहा हूँ। तो आपको बिल्कुल यहाँ पर पहचान, बिल्कुल यहाँ पर हाँ बजा के निकालता है। हाँ बिल्कुल बजा के, उसके अंदर भी जो है ना प्योर होना चाहिए, नारियल की तरह ना कि खटपटा भी आ जाए ना, बिल्कुल एकदम प्योर। हाँ यहाँ पर वो काट के लेता, नारियल कोई फोड़ के लेता, बिल्कुल ये ध्यान रखना था। हाँ तुम्हारी तरह नहीं है भाई, हाँ कि भाई वैसे बजा के ले लिया ना, वो बिल्कुल एग्जामिनर प्यारे दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको देखना होगा। चलिए अगर अच्छा लग रहा तो इसको वीडियो को शेयर करने में क्या तकलीफ आ रही है। आप सभी लोग 5-5 ग्रुप में, 7-7 ग्रुप में, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर तो भेज ही सकते हो। ये नेकी का कल्याण का कार्य होगा मेरे प्यारे दोस्तों। आपको इसमें जो है बिल्कुल ये काम करने से आपको नौकरी मिलेगी। चलिए खैर बाकी आपकी मर्जी है। हाँ तो यहाँ पर देख लीजिएगा। आइए दोस्तों इस प्रकार से देखिएगा तो यहाँ आपको ये देख लेना कि क्या कंडीशन। आइए नेक्स्ट ओके लीजिएगा 10वां, किसी भी कर्मी को पूरा सेवा काल समाप्ति के बाद, पूरे सेवा काल समाप्ति के बाद कितने दिनों के बाद वेतन का भुगतान का प्रावधान है। तो यहाँ पर कोई भी कर्मी है उसको देखिए पूरे सेवा काल की समाप्ति के बाद कितने दिन का यहाँ पर है। तो तत्काल, 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 1 माह के बाद, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। आप जो पढ़ते हो ऐसे नहीं आते हैं, अलग अलग प्रकार से पूछे जाते हैं। ठीक है चलिए मैं लेकर चलता हूँ आपको इसी सेशन के तहत आगे। आइए दोस्तों लीजिएगा फटाफट। हाँ ज़्यादा पे ध्यान मत पढ़ना, मेरी एक सलाह है, जितना पढ़ाऊँ उतना पढ़ लेना, हाय करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं इतना पढ़ा दूंगा जिसकी आपको कल्पना भी नहीं होगी। ठीक है हाँ जी ओके। तो इसका जो है आंसर आपका जो होगा केवल 1 दिन के बाद। अब आप कहोगे सर ऐसा क्वेश्चन कहाँ से पुटअप हुआ, तो ये तो आपको दिमाग की बत्ती जलाना पड़ेगा प्यारे दोस्तों। ये थोड़ी आता है यार, थोड़ा तो कष्ट करना ही पड़ेगा। तो 1 दिन के बाद यहाँ कहीं न कहीं लिखा है, मैंने कहाँ लिखा है, देखिएगा यहाँ मैंने वेतन भुगतान अधिनियम के तहत लिखा है। ये लीजिएगा और इसमें लिखा है, देखिएगा ये है, आपको बताता हूँ। ठीक है लीजिए
एक ही दिन में, अगले दिन, यदि किसी कर्मी को, यहाँ पर साफ साफ लिखा है, यदि किसी कर्मी को सेवानिवृत्ति होने पर उसके अगले दिन ही संपूर्ण पे भुगतान करना अनिवार्य। अगले दिन का मतलब आज है तो कल के दिन, मतलब अगला दिन का मतलब कल का दिन, और कल का दिन का मतलब आप समझ सकते हो कि कौन सा दिन आया। कल का दिन का मतलब कौन सा नियम दिन आया, बताओ फटाफट। यहाँ पर कल का दिन का मतलब आप समझ सकते हो ना कि कौन सा दिन आया, बोलो बोलो बोलो। तो यहाँ पर एक दिन बाद, ठीक है, तो एक दिन बाद, जस्ट एक दिन चला गया, वो जिस दिन रिटायर हुआ था उसके तत्काल बाद, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरे दिन, तत्काल नहीं, तो जिस दिन रिटायर हुआ उसी नहीं, हाँ तत्काल बाद, एक दिन बाद, ठीक है, ओके। तो इस प्रकार से आपको आंसर क्लिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है यहाँ पर, ओके प्यारे दोस्तों लीजिएगा। यदि किसी उद्योग में 1000 से कम श्रमिक कार्यरत है तो वहाँ वेतन की तिथि क्या है, ठीक है। तो डेट क्या रहेगी, पेड डेट क्या रहेगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी यहाँ पर 1000 अगर जो है उसमें एम्प्लॉय है और 1000 एम्प्लॉयज के कंडीशन में आप यहाँ पर जो है किस दिन उसका पेमेंट करोगे, ये आपको यहाँ पर पूछा गया। माह की पहली तिथि, माह की प्रथम सप्ताह, माह का दूसरा सप्ताह, उपरोक्त में से कोई भी, ठीक है। हाँ लीजिए, ये आपको बताना पड़ेगा। प्यारे दोस्तों यहाँ पर आपको देखना है, इसमें मैंने जो क्वेश्चंस बताया था बच्चे क्यों कंफ्यूज हुए, क्योंकि आपके दिमाग की बत्ती जलती तो है, लेकिन कहाँ से जलती है, कैसे जलती है, मैं आपको यहाँ पर जो है इतने से क्वेश्चन, इतना सा 4-5 पेज लिखाता हूँ, उससे आपको यहाँ पर 5-10 क्वेश्चन बना देता हूँ। और उसमें आप सोचते होंगे कि सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आते हैं भैया आते हैं। आप देखो तो यहाँ पर कहाँ से क्वेश्चन उठा है, सोचो। ये इधर देखो, यहाँ से देखो, यहाँ पर देखिएगा, यदि सप्ताह में यहाँ पर 100 से प्लस है तो क्या होगा, 10 तारीख को, 10 तारीख का मतलब सेकंड वीक, ठीक है। तो यहाँ पर 10 तारीख का मतलब सेकंड वीक आ गया ना, ओके। अगर यहाँ पर देखिएगा ये दीर्घा, यदि किसी कर्मी का प्रथम सप्ताह, यहाँ 1000 से प्लस कर्मचारी है तो सप्ताह का यहाँ पर क्या प्रथम सप्ताह, या फिर 7 तारीख को, 7 तारीख का मतलब प्रथम सप्ताह होता है ना, तो प्रथम सप्ताह में देना अनिवार्य हो जाता है। ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी होती है। तो दोस्तों ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर समझनी होगी, लिखनी होगी, करनी होगी, क्लियर करनी होगी। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर बैक टू बैक जा सकते हो, ठीक है, ओके। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए ये कि मजदूरी कटौती का प्रावधान क्या है। मजदूरी कटौती का प्रावधान है, तो मजदूरी कटौती का प्रावधान स्वैच्छित कटौती, आयकर एवं आवास भविष्य निधि कटौती, बीमा एवं अनुपस्थिति कटौती, यहाँ पर उपरोक्त सभी बोलो। तो यहाँ पर क्या है, तो बताइए फटाफट आंसर दीजिएगा। कटौती का प्रावधान किस किस प्रकार से है, कैसे है, इसको आपको यहाँ पर देखना होगा। लीजिए फिर दोस्तों, बहुत ही शानदार और जबरदस्त यहाँ पर कटौती का प्रावधान लिया है। तो बताइए 12वें पे जो है क्या दे रखे हैं, यहाँ पर देखिए, देख सकते हो। ओके दोस्तों, डन डन डन, एक एक बात को यहाँ पर क्लियर कीजिएगा, तो कहीं कोई तकलीफ आपको नहीं आने वाली, नहीं कोई परेशानी आने वाली। तो इस प्रकार से बैक टू बैक आप यहाँ पर देखते रहिएगा, ठीक है। आइए दोस्तों, तो कटौती का प्रावधान में मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। एक स्वैच्छिक कटौती होती है, एक आयकर कटौती होती है। यहाँ पर स्वैच्छिक मतलब खुद के इच्छा से जो कटौती की गई वो स्वैच्छिक कटौती होती है। आयकर के द्वारा इनकम टैक्स की जो सरकारी कटौती है वो सरकारी द्वारा हो गए। आवास का जो यहाँ पर जो हाउस फंड होगा तो वो आपको यहाँ पर रेंट जो मिलेगा है ना, HRA जो आपका यहाँ पर हाउस का जो बदले में आपको HRA कटेगा, बिल्कुल यहाँ पर। हाँ, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भविष्य निधि मिलेगा, तो यहाँ पर जो है फ्यूचर जो फंड है उससे आपको यहाँ पर जरूरी जो निधि होगी वो कटौती मिलेगी। और उसके बाद में बीमा एवं यहाँ पर अनुपस्थित कटौती मिलेगी। ऑल ऑफ दी जो उपरोक्त सभी यहाँ पर देखने को मिलेगा। प्यारे दोस्तों, इस सारे के सारे आपको यहाँ A से Z तक आपको देखने को मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए दोस्तों, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हो कि क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इसमें आपको यहाँ पर कौन सा क्लिक किया, सबने देखिएगा अलग अलग प्रकार से किया होगा। क्योंकि स्वैच्छिक भी होती है, आयकर भी होती है, भविष्य निधि भी, बीमा एवं अनुपस्थिति, यहाँ पर एब्सेंट वगैरह सारा मैंने आपको बताया है। ओके, डन डन डन, यहाँ पर लीजिएगा आगे। अब आप आ जाइए आगे, वापस 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 बैक 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 बैक। ये तो थे अपने पास में जो है, मैंने आपको यहाँ पर 10 बार 11 12 12 13 14 कितने बता दिए, हाँ यहाँ तक बता दिए ना आपको, बहुत सारे, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर 12 तक बता दिए मैंने। अब मैं लेकर चलता हूँ आपको 12 के बाद में वापस से यहाँ पर पढ़ा देता हूँ कि इसके क्वेश्चंस जो आए हैं वह कैसे कैसे आए हैं। तो यहाँ पर आपको दोनों कंडीशंस को मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, ओके। इसके बाद आएगा आपके पास में जो है अधिनियम के तहत ये मजदूरी कटौती का प्रावधान जो क्या है, तो वो लिख लीजिएगा। मजदूरी कटौती का प्रावधान लिखिएगा, मजदूरी लिखिए फटाफट। मजदूरी कटौती का पेमेंट ऑफ वेज, कटौती का भुगतान। तो मजदूरी की जो कटौती होगी वो कौन कौन सी होगी, तो यहाँ पर देखिएगा जो मजदूरी की कटौती है वो कौन कौन सी होगी, यहाँ पर देखिए प्रावधान, ठीक है ना। मजदूरी कटौती संबंधी प्रावधान लिख लो,
कटौती संबंधी प्रावधान। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो मजदूरी कटौती संबंधी जो प्रावधान है अपने कौन कौन से होंगे, इस पर आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले मैं बात बता देना चाहता हूँ, आइए दोस्तों, हाँ, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा बराबर बराबर बराबर। ओके, ठीक है, हाँ जी, लीजिए ये सारे के सारे, जिसने भी इसको छूट नहीं ले लेना प्यारे दोस्तों, नहीं तो फिर कल का होगा कि सर हमें तो इसकी छूट ही नहीं मिला, क्या पढ़ा रहे हो, पता ही नहीं चलता। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर ना हो, फिर ठीक है, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो बहुत सारी जो है यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ श्रमिकों को मजदूरी के लिए कई प्रकार की कटौतियाँ की जाती है। तो देखिएगा, तो देखिएगा, श्रमिकों की मजदूरी के लिए कई प्रकार की कटौती, तो कटौतियाँ होती है अनेक प्रकार की। कितने प्रकार की? अनेक प्रकार की। अनेक प्रकार का मतलब यहाँ पर देख सकते हो कौन कौन सी प्रकार की। तो आप यहाँ पर सबसे पहले जो है आपको मैं यहाँ डायरेक्टली लिखा देता हूँ कि कौन कौन सी कटौतियाँ होती है, तो आप यहाँ सीक्वेंस में लिख सकते हो। ठीक है प्यारे दोस्तों, इसमें आपको यहाँ पर क्लियर कर लेना, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि भाई कौन कौन सी कटौतियाँ होती थी। यहाँ पर जो है पहले नंबर पर आता है आपके पास में जो है स्वैच्छिक कटौती। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर स्वैच्छिक को बोलते हैं वॉलेंट्री। क्या बोलते हैं? वॉलेंट्री कटौती। ठीक है, तो यहाँ पर वॉलेंट्री का मतलब समझ गए होंगे ना आप, डिडक्शन। ठीक है, वॉलेंट्री जो डिडक्शन होगा इस पर बात करते हैं। तो ये वॉलेंट्री डिडक्शन आपके यहाँ पर होगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हो कि वॉलंटरी डिडक्शन होगा तो ये आपका आएगा, ये है आएगा स्वैच्छिक के अंतर्गत। क्या आएगा? स्वेच्छा के अंतर्गत। तो लिखिए स्वैच्छिक, स्वैच्छिक। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे, तो यहाँ पर पहला तो यही क्लियर कर लीजिएगा भाई कैसा, तो अपने द्वारा स्वेच्छा के द्वारा, कर्मी की स्वेच्छा के द्वारा जो कटौती कराई है वो अपनी जो है यहाँ पर क्या होगी? वॉलंटरी कटौती कहलाएगी। तो यहाँ पर जो भी मजदूर है या कर्मी है वो अपनी इच्छा से यहाँ पर इसकी क्या करेगा? कटौती करता है, तो वो स्वेच्छा कटौती कहलाती है। ठीक है, नंबर 2। ठीक है, नंबर 2 में इसका आता है एब्सेंट। ठीक है, तो एब्सेंट जो रहता है यहाँ पर एब्सेंस। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है जानते हो बहुत सारे जो है यहाँ पर बिना सूचना के कर्मी जो क्या रहता है? एब्सेंस रहता है। तो उस केसेज में जो है वो क्या होगा? उसकी यहाँ पर डिडक्शन होगी सैलरी। तो वो डिडक्शन होगी तो कौन कौन सी होगी? तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यहाँ पर देख सकते हो अनुपस्थिति। ठीक है, इसका मतलब होता अनुपस्थिति। ठीक है, हाँ, तो अनुपस्थिति जो भी रहेगा तो उसकी ये स्थिति तो होना तय है। ठीक है, उसमें आपको यहाँ पर मैं भी बता देता हूँ कि ये जो है मैंने भी ले रखी अनुपस्थिति। हाँ, तो यहाँ पर ये जो है पेमेंट मैंने भी लिया, विदाउट पेमेंट मैं भी रहा हूँ अनुपस्थिति का, क्योंकि वैकेंसी के टाइम पर मैं लगातार जो है छुट्टी करता हूँ और उसके कारण मेरी छुट्टियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए जो है मुझे ये छुट्टियाँ। चलिए मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, तो तीसरे नंबर पर भी बात कर लेंगे दोस्तों। तो इसके बाद में यहाँ पर 2-5 जो है इनकम टैक्स वाला देख लीजिएगा, इनकम टैक्स। ठीक है, तो इनकम टैक्स जो है आपके यहाँ पर डिडक्शन है, तो आप जानते हो सरकारी है, तो इसका मैं और बता दूंगा आपको कल, है ना, विस्तार से, चिंता मत करिए। डिडक्शन आप भी लिख लीजिएगा। तो आप तो अच्छी तरह से जानते हो इनकम टैक्स के बारे में, कौन नहीं जानता तुम में से। ठीक है, तो सब के सब जानते हो भाई इनकम टैक्स जो होती है। तो यहाँ पर ठीक है, तो आयकर कटौती होती है, इसको बोलते हैं आयकर की, क्या बोलते हैं? आयकर। ठीक है, इनकम टैक्स का मतलब क्या होता है? आयकर, आयकर। ठीक है, इसको शॉर्ट में जो है यहाँ पर आयकर बोलते हैं। कर का मतलब कटौती। ठीक है, हाँ, है ना, आप यहाँ चाहे तो समझने के लिए कटौती लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप सब साफ लिख लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद में मैं आपको यहाँ पर और बता देना चाहता हूँ, तो आप लिख लीजिएगा फटाफट आगे। ठीक है, क्योंकि मैं बाकी इसको कल पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर जो है इंश्योरेंस आपने करा रखा, तो इंश्योरेंस भी आप जानते हो, सब ने करा रखा होगा आपके घर वालों ने, या आपने नहीं करा रखा तो सरकार करती है, या जानते हो आपने अगर अकाउंट खुला रखा तो ये होता है इंश्योरेंस डिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर इंश्योरेंस जो डिडक्शन है वो आपका क्या होगा, किस तरह से होगा, ये आप यहाँ पर देख लीजिएगा। इंश्योरेंस का मतलब आप समझ सकते हो कि यहाँ पर जो इंश्योरेंस होता है तो वो किस तरह से होगा, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देखते हो। इंश्योरेंस का मतलब अच्छी तरह से आप लोग जानते होंगे बीमा, है ना, बीमा वाले जगह जगह घूमते रहते हैं, तो बीमा कटौती जो होती है इसको बोलते हैं इंश्योरेंस कटौती। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपकी आती है तो आगे क्या आता है, तो देख लीजिएगा यहाँ पर 1-2 पॉइंट्स और है इसमें जो मैं आपको लिखा देना चाहता हूँ। आवास। तो आप तो जानते हो कि आवास की जो कटौती होगी वो आपके यहाँ पर जो है बिल्कुल होम कटौती होती है, और यहाँ पर आप देख सकते हो, पहले देखो, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर बैक टू बैक जितनी भी कटौतियाँ हैं उनका यहाँ पर पूरा स्पष्टीकरण आप ले सकते हो दोस्तों, जिसमें आपको यहाँ पर जो भी फैसिलिटीज़ मिलती है उसके यहाँ पर कटौती ज़रूर आपको यहाँ पर होगी, क्योंकि बिना यहाँ पर कटौती के फैसिलिटीज़ मिलना पॉसिबल नहीं है। तो जो भी कटौती होगी वो आपको यहाँ पर सारी की सारी जो है आप समझ सकते हो। तो दोस्तों ये चीज़ आप यहाँ पर क्लियर कर लीजिएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर समझना भी है कि जो है समझना भी है कि भाई जो है कौन कौन सी कटौतियाँ होती है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर सारी की सारी जो है डिडक्शन देख सकते हो। ओके, तो ये आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हो। ठीक है,
तो डिडक्शन देख सकते हो कि किस तरह से डिडक्ट होगा, तो ये कंडीशन है यहाँ पर। तो ओके प्यारे दोस्तों, तो ये आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हो। लीजिए मैं नेक्स्ट लिखा देता हूँ आपको आगे के। तो यहाँ पर आप समझ गए ना, तो ये जो है फैसिलिटीज़ आपको मिलती है, तो जो भी अब बातें आप रहने से फैसिलिटी है ना, तो रहने की जो सुविधा आएगी तो उसको बोलते हैं आवास। क्या बोलते हैं? आवास। तो आवास की जो कंडीशंस रहेगी वो क्या रहेगी, इसको आप यहाँ पर देख सकते हो। एकोमोडेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आवास की बात करते हैं, तो ये आवास जो सुविधा है, क्या है? आवास सुविधा जो आपको यहाँ पर मिल रही है, सुविधा संबंधी, रिलेटेड मतलब संबंधी, ओके, संबंधी, और डिडक्शन, ठीक है। डिडक्शन मतलब कटौती, ठीक है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हो प्यारे दोस्तों। ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बैक टू बैक एक एक करके बता रहा हूँ। अब इसमें एक आध और लिख लीजिएगा। लीजिए अगला पॉइंट आपके सामने बिल्कुल यहाँ पर, आप तो जानते हैं प्रोवाइडेड फंड, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोवाइडेड फंड जो है आपको यहाँ पर क्या क्या होगा, ठीक है। तो इस बात को भी यहाँ पर साफ साफ लिख लीजिएगा, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ठीक है, देख लीजिएगा। प्रोविडेंट फंड जो आपका यहाँ पर होगा, तो ये क्या कंडीशंस आ जाएगी, तो इसमें आप यहाँ पर जो भी डिडक्शन दोगे, तो वो आपका यहाँ पर जो भी कटौती होगी उसको यहाँ पर देख सकते हो प्यारे दोस्तों। ये आप यहाँ पर क्लियर भी कर सकते हो। लीजिए इसके बाद मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, इसको बोलते हैं आप लोग भविष्य निधि। तो भविष्य जो निधि है, तो लिखिएगा भविष्य, भविष्य निधि जो है आप यहाँ पर देखिएगा, जो है कटौती कराते हो निधि, ठीक है। ओके, निधि यहाँ पर कटौती, ठीक है। तो यहाँ पर आपके देखिए भविष्य निधि जो कटौती है आप यहाँ पर ये कराते हो, तो ये भी अनिवार्य होती है। कुछ तो जो है स्वैच्छिक होती है, कुछ अनिवार्य होती है, जो आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो इस प्रकार से जो है आपको मैं नोट डाल के लिख देता हूँ, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, देखिएगा कर्मी, कोई भी कर्मी जो होता है उसकी जो है सैलरी में से 50% से ज़्यादा कटौती नहीं की जाती। किसी भी, देखिएगा, देखिए किसी भी कर्मचारी की कटौती पेमेंट के 50% भाग से अधिक नहीं की जा सकती, है। ये आपको ध्यान रखना, 50% भाग से क्या है, अधिक नहीं की जा सकती। किसी भी स्थिति में यहाँ पर जो है ये नहीं हो सकता, ठीक है। और यहाँ पर इसमें जो शर्त है, एक चीज़ जो है अपवाद है। अपवाद ले लो या इसको शर्त भी ले सकते हो, ठीक है। अपवाद ले लो या फिर इसको शर्त ले सकते हो कि सहकारी समितियों को छोड़ करके, सहकारी समितियों को छोड़कर, ठीक है, ये इसके अधीन नहीं आती। बाकी जो है आप यहाँ पर देख सकते हो। तो दोस्तों खैर मैं इसको आपको जो है जितना भी है इसको विस्तार से मैं आज नहीं पढ़ा पाऊंगा, माफ़ी चाहता हूँ। इसकी डिटेल मुझे कल पढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि अब जो है नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया, इसलिए जो है आप चलिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कि आपको यहाँ पर जो प्रोवाइडेड फंड हो गया। इस प्रकार से जो सारे के सारे जो फंड है मैंने आपको बता दिए, ये यहाँ पर देख सकते हो। तो तीनों चारों पांचों जो 7 प्रकार की, इनको सभी को मैं कल पढ़ाऊंगा यार, आप आज नहीं पढ़ पाऊंगा, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा फिर लेंथी हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो सेशन आपको पसंद आया हो। दोस्तों लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और अपने दोस्तों को थोड़ा सा बता भी देना, ठीक है। हाँ, अभी मुझे इजाज़त दीजिएगा। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।